क्या कभी किसी ने सोचा है कि दुनिया का सबसे शुद्ध, मतलब एकदम 100% ऑर्गेनिक खाना भी शरीर के अंदर जाकर शाब्दिक रूप से जहर बन सकता है? हाँ, ये बात सुनने में बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन या फिर सर्जरी करके निकाला गया कोई ट्यूमर महज 4 साल के भीतर वापस आ सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि खाने की आदतों के पीछे का जो मनोविज्ञान है वो नहीं बदला गया? बिल्कुल, ये बहुत ही गहरे सवाल हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता है है। ना? आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्य हैं। हमारे सामने नेचुरोपैथी वेलनेस क्लिनिक के डॉक्टर हरनेक सिंह के शोध और उनके लेखों के नोट्स हैं। और ये नोट्स काफी आंखें खोलने वाले हैं। सच कहूं तो इन नोट्स ने शरीर और हमारी जो प्राकृतिक जरूरतें हैं उनको देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। तो चलिए इसे समझते हैं। हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। आज का हमारा मिशन ये गहराई से समझना है कि कैसे हमारी सबसे बुनियादी प्राकृतिक जरूरतें, जैसे हमारा रोज का खाना और हमारी शारीरिक इच्छाएं, अगर बिना किसी जागरूकता के पूरी की जाएं तो वो हमें अंदर से खोखला कर सकती हैं। एकदम सही। और अगर इनमें थोड़ी सी चेतना मतलब अवेयरनेस जोड़ दी जाए तो यही रोजमर्रा की चीजें विकास की सीढ़ी बन जाती हैं। हम्म तो शुरुआत ये से करते हैं। ये विषय आज के समय में इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आज की दुनिया में जहां हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, इंसान लगातार कुछ ना कुछ बस उपभोग कर रहा है। मतलब बिना रोके कंज्यूम कर रहा है। हाँ, कभी वो जानकारी निगल रहा है, कभी खाना, तो कभी अपनी भावनाएं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सब पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड में हो रहा है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि शरीर बस एक मशीन है, एक तरफ से इनपुट डालो और दूसरी तरफ से ऊर्जा मिलेगी। लेकिन शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है ना। ये ऊर्जा, रसायन विज्ञान और चेतना का एक बहुत ही संवेदनशील नेटवर्क है। हाँ, संवेदनशील नेटवर्क, सही कहा। अगर इस तंत्र के काम करने के तरीके को नहीं समझा गया, तो बाहरी तौर पर सब कुछ सही दिखने के बावजूद इंसान अंदर से भटका हुआ ही महसूस करेगा। एक मिनट रुकिए। सबसे पहले मुझे इस ऑर्गेनिक खाने के जहर बनने वाली बात को सुलझाना है, हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। क्योंकि इस बात ने सच में मुझे उलझा दिया है। मतलब पूरी डाइट और हेल्थ इंडस्ट्री दिन रात यही सिखाती है कि अगर खाना हेल्दी है तो बस उसे बेफिक्र होकर खाइए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी भ्रांति है ना? अगर सलाद है, फल हैं या कोई बहुत महंगा सुपर फूड है, तो कहा जाता है कि मात्रा मायने नहीं रखती। तो फिर शरीर उस शुद्ध खाने को जहर में कैसे बदल देता है? यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसका शिकार ज्यादातर लोग हैं। हम बस लेबल पर ऑर्गेनिक या फैट फ्री देखकर सोचते हैं कि अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। आंतों और पाचक रसों की एक बहुत ही सख्त जैविक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। मतलब वो अनगिनत खाना नहीं पचा सकते। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कई तरह के एंजाइम निकलते हैं जो उस खाने को तोड़ते हैं। ये पूरी तरह से एक रासायनिक प्रक्रिया है। ओके। अब जब कोई अपनी क्षमता से ज्यादा खा लेता है तो पेट में उन पाचक रसों की कमी पड़ जाती है। अच्छा, तो फिर जो एक्स्ट्रा खाना है उसका क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो खाना पचता नहीं है, वो बस पेट की गर्मी के कारण वहां पड़ा पड़ा सड़ने लगता है या कहें कि फर्मेंट होने लगता है। बाप रे। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे किसी गाड़ी के इंजन में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डाल दिया जाए। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। मतलब मान लीजिए कि गाड़ी की टंकी फुल है, लेकिन फिर भी उसमें दुनिया का सबसे प्रीमियम और महंगा पेट्रोल दबाव डालकर भराया जा रहा है। बिल्कुल। और उसका क्या परिणाम होगा? वो प्रीमियम पेट्रोल गाड़ी को कोई एक्स्ट्रा पावर तो देगा नहीं, बल्कि वो इंजन के स्पार्क प्लग को डुबो देगा। एकदम सही। जिससे कंबशन, मतलब दहन की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। इंजन के अंदर कार्बन जमा होने लगेगा। क्या शरीर का मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसा ही है? ये तुलना बहुत ही बेहतरीन है। जैसे इंजन में एक्स्ट्रा पेट्रोल स्पार्क प्लग को डुबो देता है, वैसे ही शरीर में एक्स्ट्रा खाना हमारी पाचन अग्नि या जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसे बुझा देता है। और जब वो खाना अंदर सड़ता है तो क्या होता है? तब वो कई तरह की गैस और खतरनाक रसायन पैदा करता है जो सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं। चिकित्सा की भाषा में इसी सड़ांत को टॉक्सिन कहा जाता है। अच्छा, टॉक्सिन। और आपको पता है, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो शब्द है टॉक्सिन, ये असल में एक ग्रीक शब्द टॉक्सिकॉन से आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ ही जहर होता है। तो जब ओवर ईटिंग की जाती है
तो शरीर उस अतिरिक्त ऑर्गेनिक सेब या ओट्स को भी उसी तरह ट्रीट करता है जैसे किसी जहरीले पदार्थ को। अरे वाह, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। बिल्कुल है। क्योंकि स्रोत में उन आम गलतियों की एक पूरी लिस्ट दी गई है जो मुझे लगता है लगभग हर घर में होती है। हाँ, जैसे कि प्लेट साफ करने की आदत। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए खा लेना क्योंकि प्लेट में खाना बचा हुआ है और उसे फेंकना नहीं चाहते, या फिर टीवी और मोबाइल देखते हुए खाते रहना, जहां ध्यान इतना भटक जाता है कि दिमाग को पता ही नहीं चलता कि पेट कब भर गया। एकदम सही। और एक और बड़ी बात जो नोट्स में है वो है सामाजिक दबाव। हाँ, सोशल प्रेशर। सिर्फ दोस्तों या रिश्तेदारों को खुश करने के लिए या किसी शादी पार्टी में मुफ्त का खाना देकर अपनी क्षमता से ज्यादा ठूस लेना। हाँ। इन सब में मूल समस्या क्या है? देखिए, इन सभी स्थितियों के केंद्र में एक ही चीज है, चेतना की कमी या माइंडलेसनेस। चेतना की कमी? जब ध्यान खाने पर होता ही नहीं है तो शरीर का नर्वस सिस्टम उस प्राकृतिक सिग्नल को रजिस्टर ही नहीं कर पाता जो दिमाग को बताता है कि रुक जाओ। मतलब कोई सिग्नल होता है जो मिस हो जाता है। हाँ, शरीर लेप्टिन हार्मोन रिलीज करता है जो बताता है कि पेट भर गया है। शरीर लगातार संवाद कर रहा होता है, लेकिन बाहरी शोर इतना ज्यादा होता है कि वो आवाज दब जाती है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि नोट्स में आगे जो लिखा है वो सिर्फ पेट खराब होने या वजन बढ़ने तक सीमित नहीं है। इसमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी गई है। हाँ, सर्जरी वाली चेतावनी। हाँ, उसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी हुई है, मान लीजिए गर्भाशय की गांठ यानी यूट्राइन सिस्ट, फाइब्रॉइड या किसी ट्यूमर को निकाला गया है, तो आमतौर पर लोग क्या मानते हैं? यही कि ऑपरेशन हो गया, मतलब बीमारी जड़ से खत्म। एग्जैक्टली। लेकिन नोट्स कहते हैं कि रिकवरी सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। 4 साल ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस तंत्र को समझना होगा जिसे विज्ञान गट ब्रेन कनेक्शन यानी आंत और दिमाग की दोस्ती कहता है। अच्छा, गट ब्रेन कनेक्शन। देखिए, सर्जरी क्या करती है? सर्जरी सिर्फ उस भौतिक लक्षण को हटाती है जो बीमारी का अंतिम परिणाम था। मतलब वो सिर्फ फल तोड़ती है, जड़ नहीं काटती। बिल्कुल सही। वह उस जमीन या वातावरण को नहीं बदलती जहां वह ट्यूमर पैदा हुआ था। जब कोई इंसान अत्यधिक तनाव में होता है या भावनात्मक रूप से परेशान होकर इमोशनल ईटिंग करता है, तो उसका शरीर लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। एकदम सही। शरीर का नर्वस सिस्टम हमेशा खतरे की घंटी बजाता रहता है, और जब शरीर खतरे में महसूस करता है तो वह अपना सारा खून और ऊर्जा मांसपेशियों की तरफ भेज देता है ताकि इंसान लड़ सके या भाग सके। तो इस प्रक्रिया में पाचन तंत्र का क्या होता है? पाचन तंत्र की ओर खून का बहाव एकदम कम हो जाता है। ओहो। अब ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जब कोई खाना खाता है तो खाना पचता नहीं बल्कि आंतों में भारी मात्रा में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। अच्छा, और यही सूजन बीमारी लाती है? हाँ, यही क्रॉनिक सूजन धीरे धीरे कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। ट्यूमर एक दिन में नहीं बनते ना, ये एक धीमी प्रक्रिया है। तो ये जो 4 साल का समय है, वो 4 साल का समय वो औसत खिड़की है जिसमें ये सूक्ष्म कोशिकीय बदलाव फिर से एक बड़े द्रव्यमान या गांठ का रूप ले लेते हैं। बाप रे। तो हाँ, चाकू से ट्यूमर तो निकाल दिया गया, लेकिन जिस जहरीले वातावरण ने उस ट्यूमर को पाला था वो तनाव और गलत खान-पान के कारण वैसा ही बना रहा। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किस मानसिक स्थिति में खाया जा रहा है। बिल्कुल, माइंडसेट बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ हिपोक्रेट्स की वो मशहूर बात याद आ रही है जिन्हें आधुनिक चिकित्सा का पिता कहा जाता है। हाँ, उनका कोट नोट्स में भी है। उनका कोट है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, मतलब भोजन को अपनी औषधि बनने दें। लेकिन इसे औषधि बनाया कैसे जाए? इसके क्या व्यावहारिक समाधान है? स्रोत बहुत ही स्पष्ट और विज्ञान पर आधारित समाधान देता है। पहला, सिर्फ तब खाना जब सच में शारीरिक भूख लगी हो। मतलब कोई भावनात्मक खालीपन भरने के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। दूसरा, खाने को इतनी अच्छी तरह चबाना कि वो पेट में जाने से पहले ही मुंह में आधा पच जाए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम हमारी लार में ही होते हैं ना? एकदम सही पकड़े। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपना पेट कभी भी 100% न भरें। अच्छा, मतलब हमेशा थोड़ी जगह खाली छोड़ देनी चाहिए। हाँ, जब लगे कि पेट 75 से 80% भर गया है, ठीक उसी वक्त रुक जाना चाहिए। लेकिन
इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि पेट कोई ठोस डब्बा नहीं है। ये एक पेशीय थैली यानी मस्कुलर सैक है जो खाने को मथती है। अगर उसे पूरा ऊपर तक भर दिया जाएगा तो पेट के सिकुड़ने और फैलने के लिए और गैस्ट्रिक जूस के खाने में मिलने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अच्छा, जैसे वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े ठूस दिए जाएं तो वो धुलते नहीं हैं। बिल्कुल। वो 20% खाली जगह हवा और रसों के घूमने के लिए जरूरी है, ठीक वॉशिंग मशीन की तरह। तो इस सब का मतलब क्या है, अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक कदम और आगे ले जाएं? हाँ, बताइए। अभी तक हमने बात की खाने की, जो हमारे शरीर के अंदर जाने वाली ऊर्जा है, लेकिन स्रोत एक दूसरे बहुत ही संवेदनशील विषय पर भी बात करता है, यौन ऊर्जा या सेक्सुअल एनर्जी। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये शरीर से बाहर जाने वाली ऊर्जा है। तो मैं यहाँ एक समानांतर रेखा खींचना चाहता हूँ। अगर खाने जैसी अंदर जाने वाली ऊर्जा के मामले में नियंत्रण खो देना शरीर में जहर पैदा करता है, तो क्या बाहर जाने वाली ऊर्जा भी वैसा ही नुकसान करती है? एग्जैक्टली। क्या इसमें चेतना की कमी वैसा ही विनाशकारी नुकसान पहुंचाती है? ये तुलना बिल्कुल सटीक है और डॉक्टर सिंह के नोट्स का दूसरा हिस्सा इसी गहरे मनोविज्ञान को खोलता है। तो नोट्स क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जीवन का मूल आधार कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि प्रेम है। लेकिन आज की दुनिया में इंसान अपनी इस प्राकृतिक यौन वृत्ति का गुलाम बन गया है। गुलाम बन गया है? हाँ, जब इस ऊर्जा का इस्तेमाल बिना किसी चेतना के सिर्फ एक शारीरिक आदत के रूप में किया जाता है, तो यह व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये एक प्राकृतिक जैविक जरूरत है, जैसे भूख प्राकृतिक है, तो फिर ये बुरी कैसे हो सकती है? ये बुरी नहीं है। तो फिर इसे गुलामी क्यों कहा जा रहा है? मैंने कहा ना, समस्या इस ऊर्जा में नहीं है, बल्कि इसमें जागरूकता की कमी में है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति सिर्फ शारीरिक संतुष्टि के लिए इस ऊर्जा का अनियंत्रित इस्तेमाल करता है, तो उसके दिमाग में डोपामीन का एक कृत्रिम स्पाइक आता है, एकदम से हाई फील होता है। ओके, डोपामीन स्पाइक। लेकिन क्योंकि वहां कोई गहरा भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, इसलिए शरीर में ऑक्सीटोसिन यानी बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता। अच्छा, ऑक्सीटोसिन मिसिंग होता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि डोपामाइन के उस तेज स्पाइक के बाद एक बहुत बड़ा क्रैश आता है। ऊर्जा एकदम गिर जाती है। और यही क्रैश शायद उस खालीपन की वजह है जिसका जिक्र स्रोत में किया गया है। बिल्कुल, यही वजह है कि सेक्स की अत्यधिक लत या इसका अनियंत्रित उपयोग व्यक्ति की जिंदगी में भारी तनाव और एक गहरी थकावट लाता है। जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में रिलेशनशिप बर्नआउट कहते हैं। एकदम सही। लोग एक ही बिस्तर पर होकर भी मीलों दूर महसूस करते हैं। ये ऊर्जा का वो रिसाव है जो न सिर्फ शरीर को थकाता है, बल्कि मानसिक शांति को भी चूस लेता है। स्रोत में प्रेम और शारीरिक आकर्षण के बीच का जो अंतर समझाया गया है ना, वो सच में आंखें खोलने वाला है। हाँ, वो बहुत गहराई से समझाया गया है। नोट्स स्पष्ट करते हैं कि यौन प्रकृति में हमेशा कब्जा मतलब पोजेशन करने की चाह होती है। ये एक भूख है जिसमें दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल अपनी संतुष्टि के लिए किया जाता है। लेकिन प्रेम इसके बिल्कुल उलट है। हाँ, प्रेम कोई आवेग नहीं है, ये एक सचेत चुनाव है। इसमें कब्जा नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का भाव होता है। सही कहा। यौन वृत्ति प्रकृति ने प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम की तरह दी है, जो जानवरों में भी होती है। बिल्कुल। लेकिन इंसान के पास चेतना का एक अतिरिक्त स्तर है। जब इंसान इस वृत्ति में चेतना नहीं जोड़ता तो वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम की तरह काम करता है। दूसरी तरफ जब प्रेम होता है तो व्यक्ति दूसरे की भलाई को अपनी जरूरतों से ऊपर रखता है। वहां कुछ छीनने की नहीं बल्कि कुछ देने की इच्छा होती है। श्रुत में एक बहुत ही कड़वा सच लिखा है जिसे शायद सुनना भी बहुत से लोगों को असहज कर दे। कौन सा सच? उसमें लिखा है कि शारीरिक संबंध बनाते समय जो आई लव यू या प्यार भरे शब्द कहे जाते हैं वे अक्सर सिर्फ हवस की भाषा होते हैं, वे सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होते। हाँ, ये पढ़ने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन मनोविज्ञान इसे सच मानता है। और इसका सबसे बड़ा और क्रूर प्रमाण यह है कि जैसे ही वो शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है, जैसे ही वो आवेग शांत होता है, वो सारा उत्साह अचानक से गायब हो जाता है। बिल्कुल। पार्टनर्स के बीच बात करने का सिलसिला भी उसी पल रुक जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और अक्सर लोग करवट बदलकर सो जाते हैं, क्योंकि वो सारा तथाकथित प्यार सिर्फ उस ऊर्जा के डिस्चार्ज होने तक सीमित था। हाँ, ये डोपामाइन क्रैश का सबसे स्पष्ट उदाहरण है।
ये उस भावनात्मक खोखलेपन का सबसे सटीक चित्रण है। जब बुनियाद ही सिर्फ एक शारीरिक आवेग हो, तो उस आवेग के शांत होते ही रिश्ता शून्य में चला जाता है। वहां कोई आत्मिक जुड़ाव नहीं बचता। तो अगर इंसानी रिश्ते शारीरिक जरूरतों के कारण इतने स्वार्थी और खोखले हो सकते हैं, तो फिर निस्वार्थ प्रेम असल में कैसा दिखता है? इसके लिए हमें एक प्रकृति की तरफ देखना चाहिए। हाँ, मुझे इन नोट्स का वो हिस्सा सबसे ज्यादा अद्भुत लगा जहां जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं। वो बहुत प्यारे उदाहरण है। हम इंसानों को लगता है कि हम धरती पर सबसे विकसित जीव हैं, लेकिन सच्चे प्रेम की जो परिभाषा जानवर तय करते हैं, वो इंसान के अहंकार को आईना दिखा देती है। प्रकृति दुनिया के वो उदाहरण हमें दिखाते हैं कि बिना किसी कब्जे की भावना के शुद्ध प्रेम कैसा होता है। वे प्रेम को जटिल नहीं बनाते। चलिए उन उदाहरणों को देखते हैं। एक माँ बिल्ली को ही ले लीजिए। वो आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर उसके बच्चों पर कोई बड़ा जानवर हमला कर दे तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना उससे भिड़ जाती है। बिल्कुल। और पक्षियों के मामले में भी यही देखा गया है। जब कोई शिकारी उनके घोंसले के पास आता है, तो वे अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देते हैं। कई बार तो वे अपने सिर पर शिकारी की चोंच के प्राण घातक प्रहार तक सह लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनके बच्चे बच सकें। और एक वफादार कुत्ते का उदाहरण। एक कुत्ता अपने मालिक को बचाने के लिए बिना एक सेकंड सोचे अपनी जान दे सकता है। उसे बदले में कोई संपत्ति नहीं चाहिए होती। हाँ, वो बस अपने अस्तित्व को उस प्रेम में मिटा देता है। इन सब में सबसे शक्तिशाली उदाहरण उस गोरिल्ला माँ का है। गोरिल्ला को दुनिया की सबसे ममतामयी माताओं में से एक माना जाता है। बिल्कुल। वो अपने बच्चे को पूरे 3 साल तक अपनी छाती से चिपका कर रखती है। उसकी हर धड़कन के साथ उसका बच्चा बड़ा होता है। और ये सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। मानव समाज में भी एक माँ का उदाहरण सबसे ऊपर आता है। एकदम सही। एक माँ जब खुद भूखी रहकर अपने हिस्से की आखिरी रोटी अपने बच्चे को खिला देती है, तो उसे उस खाली पेट में भी एक अजीब सी पूर्णता का अनुभव होता है। ये प्रेम है, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े, तो हम पाएंगे कि ये जो निस्वार्थ प्रेम की भावना है, ये असल में हमारी उसी मूल ऊर्जा का एक रूपांतरित या इवॉल्व्ड रूप है। अच्छा, रूपांतरित रूप। हाँ, और यहीं पर आध्यात्मिकता का प्रवेश होता है। स्रोत में समझाया गया है कि जो आध्यात्मिक साधु या योगी होते हैं, वे अपनी इस शक्तिशाली शारीरिक ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा संशय पैदा होता है। नोट्स में लिखा है कि वे इस ऊर्जा को सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र तक ले जाते हैं। ये सुनने में बहुत ही रहस्यमयी लगता है। क्या वे इस ऊर्जा का दमन करते हैं, मतलब सप्रेशन करते हैं? नहीं, दमन नहीं करते। क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि प्राकृतिक इच्छाओं का दमन करने से इंसान विक्षिप्त हो सकता है, उसके अंदर मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दमन करना सच में खतरनाक है, और योग या आध्यात्मिकता कभी दमन नहीं सिखाती। तो फिर वो क्या करते हैं? वे रूपांतरण मतलब सब्लिमेशन सिखाते हैं। चलिए इसे न्यूरोसाइंस के जरिए समझते हैं। हमारे दिमाग का निचला हिस्सा, जैसे एमिगडाला और बेसल गैंग्लिया, हमारी बुनियादी उत्तरजीविता और प्रजनन की वृत्तियों को नियंत्रित करता है। ओके, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। योग में इसे ही निचले चक्र कहा गया है। जब ऊर्जा यहाँ होती है, तो ये वासना, क्रोध और डर के रूप में बाहर आती है। लेकिन हमारे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो करुणा, गहरी सोच और आध्यात्मिक जुड़ाव का केंद्र है। अच्छा। योग में सहस्त्रार चक्र या सिर के ऊपरी हिस्से के जागृत होने का व्यवहारिक मतलब है इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सक्रिय होना। अरे वाह, तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि न्यूरोलॉजी और चेतना का खेल है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है या किसी रचनात्मक काम जैसे कला, संगीत या समाज सेवा में खुद को पूरी तरह झोंक देता है, तो वो असल में अपने न्यूरोलॉजिकल रिवॉर्ड सिस्टम को रीवायर कर रहा होता है। मतलब वो अपने डोपामाइन के रास्ते बदल देता है। एकदम सही। वो उस ऊर्जा को जो सिर्फ क्षणिक सुख के लिए थी, उसे एक ऐसे रास्ते पे मोड़ देता है जो उसे स्थायी शांति देता है। ऊर्जा वही है, ईंधन वही है। हाँ। लेकिन अब वो इंसान उस वृत्ति का गुलाम नहीं है। वासना बदलकर करुणा बन गई है। यह सच में एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब ऊर्जा अपने आप में ना तो अच्छी है और ना ही बुरी, वो तो बस एक ईंधन है। बिल्कुल। आप उस ईंधन का इस्तेमाल किसी का घर जलाने के लिए करते हैं,
या उसी ईंधन से एक दीपक जलाकर रोशनी करते हैं, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर अवेयरनेस कितनी है। एकदम सही। और डॉक्टर हरनेक सिंह के इन लेखों का अंतिम संदेश भी यही है। जागृत चेतना की शक्ति से इंसान इस प्राकृतिक ऊर्जा को अपना सबसे बड़ा वरदान बना सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एक बात शीशे की तरह साफ होती है। चाहे वो हमारी रोजमर्रा की प्लेट में रखा हुआ खाना हो, जो अंदर जाने वाली ऊर्जा है, या हमारी शारीरिक इच्छाएं हों, जो बाहर बहने वाली ऊर्जा है, ये दोनों ही कुदरत की महान देन है। बिल्कुल, ये जीवन के लिए जरूरी हैं। लेकिन चेतना ही वो जादुई कीमिया है जो ये तय करती है कि ये चीजें हमारे लिए संजीवनी बनेंगी या हमारी सबसे बड़ी बीमारी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसे व्यावहारिक जीवन में उतारा जाए। खाने को औषधि की तरह सम्मान देना और प्रेम को निस्वार्थ सेवा की तरह देखना, यही असली वेलनेस है। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो इन नोट्स को पढ़ने के बाद से मेरे जहन में लगातार गूंज रहा है। हाँ, बताइए। क्या हो अगर कल सुबह जब नींद खुले तो कोई भी प्राकृतिक इच्छा, चाहे वो खाने की तेज तलब हो या किसी और चीज की गहरी चाहत, उसे सिर्फ एक रूटीन आदत की तरह पूरा करने के बजाय उसे चेतना की एक चुनौती या साधना की तरह देखा जाए? ये तो जिंदगी का स्वरूप ही बदल देगा। बिल्कुल। ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या इंसान सच में अपने फैसलों का मालिक है, या फिर उसके अंदर छिपी हुई पुरानी आदतें उसे एक कठपुतली की तरह चला रही हैं। बहुत गहरी बात है। तो अगली बार जब बहुत तेज भूख लगे या कोई इच्छा पैदा हो, तो उसे तुरंत पूरा करने के लिए दौड़ने से पहले बस एक पल के लिए रुकिएगा, एक गहरी सांस लीजिएगा और ईमानदारी से पूछिएगा, क्या ये सच में इस शरीर की वास्तविक जरूरत है या फिर सिर्फ दिमाग की एक पुरानी बेहोश आदत है? शायद इस एक पल के ठहराव में ही वो सारा विज्ञान और आध्यात्मिकता छिपी है जिसकी इस दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और पूरी तरह से जागरूक रहिए।